हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 2 में आपका जो बीएड पोर्शन था उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस थे उसके बारे में। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टैंड्स टू बी टेकन बाय योर टीचर एडवोकेटेड एक्सटेंशनलिस्ट एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने वाले एक शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है। फर्स्ट है आपका वैल्यू कांट बी टॉट, मूल्यों को सिखाया नहीं जा सकता। सेकंड है वैल्यू आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, तो जो वैल्यू है वो कैसी होती है, सब्जेक्टिव होती है और पर्सनल होती है, यानी कि व्यक्ति अपने आप से रिलेटेड होती है ना। एंड थर्ड है वैल्यू आर इसेंशियली कंटेक्चुअल बट ऑब्जेक्टिव, तो वैल्यू कैसी होती है, कंटेक्चुअल होती है एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है। वैल्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम मार्केट फोर्सेस, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, इसका राइट आंसर है आपका वैल्यू आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ये पहले भी हमने कहीं पर बात की थी। जब भी हम एक्सटेंशनलिज्म की बात करते हैं, अस्तित्ववाद की जब हम बात करते हैं, इसके फादर किसे माना जाता है, सोरेन कैरिगार्ड्स को इसके फादर माना जाता है। तो ये बात करता है इंडिविजुअल्स के बारे में, है ना, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कि जो भी इंसान इस दुनिया में है वो क्या है, यूनिक है। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो यूनिक है। तो यहाँ पर देखना, जहाँ पर भी आपका पर्सनल बात आ गई, पर्सनल का मतलब ही क्या होता है कि इंडिविजुअली, यानी कि जब हम अपने बारे में या किसी भी एक पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वही बात कौन करता है, अस्तित्ववाद बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गांधीयन एजुकेशन इज, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इनका क्या है, प्रमोट ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एजुकेशन वॉज बॉट इन कंक्रीट लिस्ट अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। तो ये कौन सी अमेंडमेंट थी, 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको किया गया था। ठीक है, तो ये 1976 इसका जो आंसर है, कब हुई थी 42nd अमेंडमेंट आपकी, तो ये हुई थी 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया अरेंज इन टेम्पोरल सीक्वेंस द प्रीडोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी तो आपको कैसे सॉल्व करना था। सबसे पहले आपको पता था कि जो हमारी एजुकेशन है, हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है ना, वैदिक एजुकेशन सिस्टम से हमारा जो है वो स्टार्टिंग हुई, यानी कि रिलीजन के बेसिस पर सबसे पहले स्टार्ट हुई। तो पहला क्या आना था आपका, बी ऑप्शन। एंड लास्ट आपका जो है आजकल कैसी है, मॉडर्नाइजेशन, तो डी क्या है आपका, लास्ट है। ठीक है, लास्ट है। तो आपने जब ऑप्शंस दी थी उसमें देखना था कि जो बी है वो फर्स्ट में और जो डी है वो लास्ट में कहाँ है, तो वो कहाँ था, वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में था। तो इस तरह से जो आपका आंसर है वो एकदम एक्यूरेट हो जाना था यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बी क्या है, रिलीजन, फिर सी क्या है, पॉलिटिकल, ए क्या है, डेमोक्रेसी के बेसिस पर, एंड द फोर्थ है आपका मॉडर्नाइजेशन के बेसिस पर। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो यहाँ से निकल कर आ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है। तो आपको पता है कि जो डेवलपमेंट है वो हमारी बर्थ से लेकर डेथ तक चलती रहती है, तो ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो ये भी क्या है कि हर एक इंसान के बीच क्या होता है, एक व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं है वो होती है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाना था, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट होती है वो जनरल टू हम स्पेसिफिक जाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम नॉर्मल चीज़ों को सीखते हैं ना, जैसे कि हमने पहले क्या सीखा, पहले हमने अपने हाथ का कोऑर्डिनेशन बिठाना सीखा, उसके बाद हम कोई एक स्पेसिफिक जो है स्किल उसको सीखते हैं, एंड उसके बाद वो जो स्पेसिफिक स्किल होती है वही हमारा रिस्पॉन्स होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि जब हम अपने माइंड, हार्ट और अपना जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी है, तीनों को एक साथ कंबाइन करके चीज़ों को सीखते हैं। तो ये आपका यहाँ पर आ जाना था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है आपका, द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1500 यूनिवर्सिटी टू, जो 1500 यूनिवर्सिटी बनाने के लिए नेशनल नॉलेज कमीशन को स्थापित किया गया था, या उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उसका मेन जो काम था वो क्या था, या किस वजह से इसको बनाया गया था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंश्योर इंक्रीज इन स्टूडेंट इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने बात की थी नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रेनफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर अ स्टेबल लर्निंग। तो ये है वेरिएबल रेशो रेनफोर्समेंट। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपके लिए जो लक्ष्य सीरीज बनाई थी उसमें डायरेक्ट मैंने डाला था। नेक्स्ट है आपका इन द कंडीशनिंग अप्रोच टू लर्निंग। अब जो सीखने के लिए कंडीशनिंग दृष्टिकोण है उसमें से क्या है, फर्स्ट टू सब्जेक्ट शुड बी अ रेडीनेस टू रिसीव द अननेचुरल स्टिमुलस, सेकंड है द अननेचुरल स्टिमुलस फॉलो द नेचुरल स्टिमुलस, थर्ड है रिस्पॉन्स to natural stimulus required to be reinforced, फोर्थ है द नेचुरल स्टिमुलस फॉलो द अननेचुरल स्टिमुलस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अननेचुरल स्टिमुलस फॉलो द नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस को फॉलो कौन करेगा, अननेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन entrusted with the responsibility of in service teacher education for primary and the elementary schools। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, तो इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, तो यहाँ से डाइट आपका आंसर आ जाना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर रिलेटेड टू क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन सर्विस एजुकेशन। फर्स्ट है फाउंडेशन कोर्सेज इन द टीचर एजुकेशन, सेकेंड है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, थर्ड है कोर्स ऑन पेडागोजी इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, फोर्थ है इंडक्शन ट्रेनिंग, फोर्थ है आपका माइक्रो स्टिमुलस फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाना था आपका, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आना था। अब देखो यहाँ पर हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, तो बी देखो सबसे पहले क्या है, जब भी हम बात करते हैं किसकी बात करें हम यहाँ पर इन सर्विस एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी। अब देखो ऑप्शन बी हमारे पास कहाँ कहाँ है विकल्प में, तो ये देखो सबसे पहले आपका एलिमिनेट आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, फिर जो बचा है आपके पास ए और साथ में सी। तो अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फाउंडेशन कोर्स इन टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्सेज नहीं चलाए जाते इनके लिए, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। फिर उसके अलावा आपके पास जो बच गए ऑप्शन, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो बच जाती है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर मेनली एसोसिएटेड विद द पॉलिसी मेकिंग एंड द क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन आपको पता है NCTE के बारे में हम बात करते हैं मोस्टली जब हम टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, तो ये 1973 में एक एडवाइजरी बॉडी थी एंड 1993 में ये एक्ट बन चुका था और 1995 में इसने जो है अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। ये टीचर एजुकेशन की गाइडलाइंस के बारे में, मैथोलॉजी के बारे में, हर चीज़ के बारे में देखते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये देखो लास्ट क्या है आपका 1 2 3 4 5। अब ऑप्शन में हम चेक करेंगे 5 कहाँ है हमारा, तो 5 हमारे पास ऑप्शन सी में है और ऑप्शन बी में है, तो यहाँ से आपको एलिमिनेट हो जाती है दो ऑप्शन इजीली। उसके बाद साथ ही साथ में आपको क्या पता है कि इसके अलावा जो और चीज़ें हैं वो क्या है, SCERT ये भी क्या करते हैं, अब अपना काम करते हैं। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पर आ जाना है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से आप एलिमिनेट करके ईजिली जो इसका आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहाँ आ गया है। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए हमने साइकोलॉजिकल है ना, हमने साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, तो सिर्फ हमने वहाँ पर क्या नहीं पढ़ा था, इकोनॉमिक वाला नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है, इसमें से ये आपका जो है करिकुलम डेवलपमेंट में काम नहीं आएगा, ये यहाँ से जो है आपका राइट आंसर आ जाना था। ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट आपने इसका एक तरह से सिलेबस को ही अच्छे से पढ़ा होता, सिलेबस में ही आपको मेंशन किया गया था ये पूरा टॉपिक एक तरह से कि करिकुलम डेवलपमेंट के साइकोलॉजिकल या फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताओ, तो ये यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, और टीचर इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज रिमेडी क्लासेस फॉर अ ग्रुप ऑफ लर्नर हु आर lagging behind in course, which type of evaluations the teacher should undertaken for the selecting student for the remedial classes। इसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हम इसको कहते हैं। जब भी हम बच्चों को क्या करते हैं, क्लासरूम के अंदर देखते हैं कि बच्चे कहीं पर लैग कर रहे हैं या किसी कोर्स में उनको समझ नहीं आ रहा है ना, इवेल्युएट करने के बाद टीचर उनको क्या कर देता है, सिलेक्ट करके रखता है और उसके बाद उनको रिमेडीज देता है। तो ये किसके अंदर आती है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन हमारे एंड टर्म में होती है, जो कि हमारा पूरा देखते हैं कि पूरी साल में हमने क्या किया है, एंड में जो आपका रिजल्ट आएगा। एंड द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपकी क्या होती है, जहां पर आप क्या करते हैं, डेली बेसिस पर कंटिन्यूअसली जो बच्चों को क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं।
एंड असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो जिसमें कि आपकी सारी की सारी जो भी नंबर है कि आपने टेस्ट में कितने नंबर लिए हैं, आपका नाम पता सब कुछ उसमें लिखा जाता है और उसके अंदर ही आपकी जो है ग्रेडिंग की जाती है। क्वेश्चन है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग इंक्लूड। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग होती क्या है? सबसे पहले तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है कि जब हम फीडबैक देते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की इंप्रूवमेंट को देखते हुए उनकी परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए, इसको हम क्या करते हैं थ्रू आउट जब उनका कोर्स चला होता है उस टाइम पर उनको जो असेसमेंट दी जाती है तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो अगर हम सेकंड 3 टर्म होती है, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग, दूसरी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम समेटिव इवैल्यूएशन की बात करते हैं ना, स्टैंडर्ड हमने वहाँ पर फिट किए होते हैं, या एक तरह से हम जब कंपेयर करते हैं बच्चों के एग्ज़ाम, एक बच्चे का कि दूसरे बच्चे के अगर 10 मार्क्स है, एक के 9 मार्क्स है, तो उन दोनों को जब हम कंपेयर की बात करें तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात हम कर रहे होते हैं। एंड असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब होता है जहाँ पर हम मॉनिटर करते हैं अपनी खुद की असेसमेंट को, अपनी परफॉर्मेंस को, सेल्फ असेसमेंट जहाँ पर हम करते हैं, है ना, या पीर ग्रुप में जब हम असेसमेंट करते हैं, खुद को जब हम कंपेयर करते हैं, जब बच्चे खुद से करते हैं, ठीक है, टीचर के साथ मिलकर जब बच्चे खुद से असेसमेंट करेंगे तो उसको हम असेसमेंट एज लर्निंग कहेंगे, ठीक है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक फीडबैक का काम करता है। तो सबसे पहले एलिमिनेट सेल्फ असेसमेंट आपका हो जाएगा। क्यों? सेल्फ असेसमेंट हमारा किसके अंदर आता है? असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 कहाँ कहाँ है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट एलिमिनेट यहाँ से कर देंगे। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, तो ये वाला तो हमारा नहीं आएगा। ऑप्शन ए एंड सी हमारा आ जाएगा। ए में क्या है आपका? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट क्या है आपका? असेसमेंट बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टीचिंग लर्निंग, तो ये तो इसमें आ जाएगा फीडबैक फॉर द स्टूडेंट। तो फॉर्मल एज वेल एज द इनफॉर्मल प्रोसेस, ये भी तो इसमें आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है, सॉरी, वो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाता है, ठीक है ना। What term is used to describe the real-time remote collaborations between individual in different locations through audio and video communication technology? तो ये आप सभी को पता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर सिंपल ये देखना था, वीडियो कम्युनिकेशन की अगर बात कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, साथ ही साथ में कोलैबोरेशन करना हो अगर किसके बीच, तो इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन पे है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। समझने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन को घुमाया जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन वही आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडल एंड ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आपका, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। तो डी से यहाँ पर डिजिटल में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो बट आपको यहाँ पर डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्या है आपका? इन ADDIE मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन फ्रेमवर्क द लेटर I and E इन द एक्रोनोमस एडिट टू। ADDIE की बात करते हैं तो एक तरह का ये डिज़ाइनिंग मॉडल है जिसके अंदर की 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले A से एनालिसिस, फिर D से डिज़ाइन, फिर D से डेवलपमेंट, I से इम्प्लीमेंटेशन एंड E से इवेल्युएशन। तो आप यहाँ से E से इवेल्युएशन तो आप फाइंड कर सकते, तो इवेल्युएशन वाली ऑप्शन आपने देखनी थी, और I से आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न था, बट वो आपका कहाँ से आ जाता है? इम्प्लीमेंटेशन उसके अंदर आपका आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर द पिलर ऑफ TQM। सबसे पहले तो TQM के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो TQM क्या होता है? एक तरह का, जब हम कस्टमर्स को, मतलब उनकी जितनी भी आपके कुछ आप से रिलेटेड चीज़ें होती है, कैसे हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो ग्राहक की संतुष्टि और उसके प्रबंधन के लिए जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके पिलर्स ही एक TQM के अंदर आ जाते हैं। तो इसके 4 पिलर्स हमारे होते हैं। कस्टमर फोकस हो गया आपका ना, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो गया आपका, साथ ही साथ में आपका एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट हो गया, और प्रोसेस ओरिएंटिंग अप्रोच हो गई। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर है वो क्या आना था? वो आना था आपका था स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, क्योंकि कस्टमर फोकस, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट एंड द प्रोसेस ओरिएंटिंग अप्रोच, ये 4 आपके इसके अंदर अप्रोचेज आ जाती है। तो एक तरह से ग्राहक संतुष्टि प्रबंधन भी हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे कस्टमर है उनको क्या पसंद है, उसको किस तरह की सर्विस देनी है, ये सारी चीज़ इसके अंदर देखी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी फ्रेमवर्क इन इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? वो है NBA, ठीक है। NAACC आपका जो है वो क्वालिटी फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया की तरह काम करता है। UGC भी इस तरह के फ्रेमवर्क बनाता है, NIRF भी फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज। अब समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है? टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर ऑफ लर्निंग। तो ये तो होगा ही, क्योंकि हमने लर्निंग को बहुत, वो बैरियर को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज करना है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो पढ़ सके। टू चेंज एटीट्यूड, बिहेवियर, टीचिंग मेथड, करिकुलर एंड द एनवायरनमेंट टू मीट द नीड ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ये भी आपका आ जाएगा। फिर है टू प्रमोट कॉन्स्टेंटली द लोकल कल्चर एंड to promote constantly the local culture and the content of various community of the society। तो ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर आपका ऑलॉप्तिया वो आता है तो मोस्टली वहाँ का आंसर क्या आ जाता है, वो सारे ही उसके अंदर आ जाते हैं। तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो, और साथ ही साथ में आप अपने जो जिसके भी एग्ज़ाम बच्चे हैं वो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।